लेडीज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएसटी कार्ड। एंड पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये तय कर लिया था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो कि डिटरमाइन की गई थी एज पर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, तो अब हम आज पढ़ेंगे रूल्स के बारे में। रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पढ़ेंगे, वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो हमें ये रूल्स की नीड ही क्या पड़ी, हम रूल्स के थ्रू क्यों अपनी वैल्यू को निकाल रहे हैं, आज हम वो देखेंगे। तो हमारे जो चैप्टर में वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो रूल दे रखे हैं वो दे रखे हैं रूल 27 टू रूल 35। ओके, तो मैं आज आपको पढ़ाती हूँ रूल नंबर 27। तो सबसे पहले रूल पढ़ाने से पहले मैं आपको ये देखूंगी कि हम रूल पढ़ ही क्यों रहे हैं, रूल पढ़ाने की नीड ही क्या पड़ी वो देखते हैं हम आज वैल्यू ऑफ सप्लाई में। ओके, तो सबसे पहले नीड ये पड़ी थी जब हमने अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15 पढ़ी थी, तो हमने देखा था उसमें कि हमारी दो कंडीशन उसमें मैंडेटरी थी। कौन कौन सी दो कंडीशन थी? जो प्राइस जो होना चाहिए वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। प्राइस क्या होना चाहिए? सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी? बायर और सेलर क्या नहीं होने चाहिए? रिलेटेड नहीं होने चाहिए। ओके, तो लेकिन जब भी ये दो कंडीशन क्या होंगी? ब्रेक होंगी। जब ये दो कंडीशन ब्रेक होती हैं तो हमें कहाँ रेफर किया जाता है कि आप जाइए रूल्स के पास, वहां जाके अपनी वैल्यू को निकलवाइए। ओके, लेकिन हमने देखा था एज पर सेक्शन 15(4) सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 वो हमसे ये कहता था कि आप जो वैल्यू है वो निकलवा सकते हैं एज पर रूल आप क्या कर सकते हैं? अपने वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो हमने तीन तरीके से हमें रूल्स के ऊपर रेफर किया गया था, आज हम वही पढ़ेंगे। रूल नंबर 27। ओके, चलिए आते हैं रूल नंबर 27 पर। रूल नंबर 27 क्या कहता है कि जब आपका जो कंसिडरेशन है वो होली इन मनी नहीं है। क्या नहीं है? होली इन मनी नहीं है। कंसिडरेशन क्या नहीं है? होली इन मनी नहीं है। ओके, जब कंसिडरेशन होली इन मनी नहीं होगा, डेट मीन्स प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन नहीं होगा। डेट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन नहीं होगा। डेट मीन्स जो रिसिपिएंट ने उसे जो कंसिडरेशन दिया है वो क्या नहीं दिया? पूरा का पूरा कैश में नहीं दिया है। कैसे नहीं दिया है? कैश में नहीं दिया है। तो डेट मीन्स किसने दिया है? उसने, हो सकता है मे बी उसने वाटर किया हो, मे बी एक्सचेंज किया हो, मे बी क्या किया हो कि अपना कोई भी गुड्स ट्रांसफर कर दिया हो, ऐसे करके दिया हो। तो डेट मीन्स उसका पूरा कंसिडरेशन कैश में नहीं है। तो क्या होगा? तो लग जाएगा रूल नंबर 27, जो क्या बताएगा हमें वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे एज पर रूल। कंसिडरेशन क्या नहीं था? कैश में बिल्कुल नहीं था। ठीक है, कंसिडरेशन कैश में तो था लेकिन उसने क्या किया? वाटर कर दिया या एक्सचेंज कर दिया, तो भी क्या होगा? कंसिडरेशन होली इन मनी नहीं होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 27, जो सबसे पहले हमसे कहता है कि आप जो है किसी भी गुड्स की क्या ले लीजिए? ओपन मार्केट वैल्यू ले लीजिए। क्या ले लीजिए? ओपन मार्केट वैल्यू। अगर प्राइस क्या नहीं है? होली इन मनी नहीं है, तो आप क्या ले लीजिए? ओपन मार्केट वैल्यू ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखने की बात इसमें ये है, जब भी हम ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे तो उसमें हम जीएसटी का जो टर्म्स होगा, जो भी मार्केट में हमारी वैल्यू चल रही है उस गुड्स की या सर्विस की, जो भी उसमें जीएसटी का टर्म होगा वो हम क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, एक्सक्लूड कर देंगे वो भी। ओके, देन जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ? सप्लायर ने रिसिपिएंट को क्या ट्रांसफर किया? गुड ट्रांसफर किया। सप्लायर ने रिसिपिएंट को क्या दिया? गुड्स दिया। लेट्स से मानते हैं उसने एलसीडी टीवी क्या की? ट्रांसफर की। ओके, लेकिन रिसिपिएंट ने क्या किया? इसके बदले में उसको ओल्ड टीवी दे दी। क्या दे दी? ओल्ड टीवी। लेट्स से इसमें ओल्ड टीवी का से रेट नहीं पता था। ओके, ये नहीं पता था कि ये ओल्ड टीवी का क्या प्राइस है। लेकिन सप्लायर ने जो रिसिपिएंट को टीवी दी थी, क्या उसमें प्राइस सोल कंसिडरेशन था? क्या पूरा होली कैश में था? क्या कंसिडरेशन? नहीं। इसमें उसने क्या ट्रांसफर किया था? ओल्ड टीवी ट्रांसफर की थी। तो इसमें प्राइस क्या नहीं था? होल सोल कंसिडरेशन नहीं था। ओके, तो इसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम क्या ले लेंगे? ओपन मार्केट वैल्यू। लेट्स से इसकी वैल्यू है मार्केट में 50,000। कितनी है? 50,000। तो इसकी गुड्स की जो एलसीडी टीवी है, इसकी जो वैल्यू मानी जाएगी वो 50,000 मानी जाएगी। ओके,
चलिए अब नेक्स्ट मैं कहती हूँ, ये वाला हमने कर लिया ओपन मार्केट वैल्यू वाला। अब हम कहते हैं कि इसकी ओपन मार्केट वैल्यू नहीं थी। लेट्स से ये एलसीडी टीवी है, इस ब्रांड का है, जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट टाइम मार्केट में आया है, जो सप्लायर ने रिसिपिएंट को ट्रांसफर किया। मैं क्या कह रही हूँ, ये कह रही हूँ जो एलसीडी टीवी है इसका ये फर्स्ट टाइम ही ये मैन्युफैक्चर हुआ है, इसका कोई ब्रांड नहीं था और फर्स्ट टाइम रिसिपिएंट को ट्रांसफर किया है, तो इसकी ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता थी। जब ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता होगी, जब ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता होगी तो रूल्स क्या कहता है, टोटल सम, किसका टोटल सम, कंसिडरेशन इन मनी, कंसिडरेशन क्या, मनी में, हम जो कंसिडरेशन उसने मनी में पे किया वो ले लेंगे, साथ ही में दूसरा क्या लेंगे, मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, दैट मीन्स जो उसने नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन दिया है, लेट मीन इसमें क्या दिया था, ओल्ड टीवी, इसकी भी वैल्यू और इसकी वैल्यू, उन दोनों का टोटल, ओके, उन दोनों का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। सम करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो माना जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस। यहाँ पर कोई सर्विस भी हो सकती थी, उसका भी पता कर सकते थे, ओके। जैसे रिसिपिएंट की ओल्ड टीवी की जो रेट थी, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं 10,000 थी, और न्यू टीवी की जो रेट है वो हमें नहीं पता था। ओल्ड टीवी की रेट पता चल गया 10,000 थी, तो एलसीडी का 10,000 और 40,000 इसने ऐसे दिया कैश में, तो इन दोनों का क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 40,000 प्लस 10,000, दैट मीन्स टीवी की जो रेट हो गई अब क्या हो गई, 50,000 हो गई, ओके। टोटल सम किया मैंने, किस किस का किया, कंसिडरेशन जो उसने मनी में दिया था, कितना दिया था, 40,000 दिया था ना मनी में, वो ले लेंगे, और ओल्ड टीवी का जो रेट है 10,000 वो ले लेंगे, ओके। तो इसका टोटल करने के बाद जो रेट आएगा वो माना जाएगा हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पर एलसीडी टीवी, ओके। अब नेक्स्ट मैं कहती हूँ जो वैल्यू है, मैं ये कहती हूँ क्लॉज ए में ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं थी उसकी गुड्स की, क्योंकि वो गुड्स पहली बार मार्केट में आया, तो ओपन मार्केट वैल्यू नहीं थी। और जो दूसरा वाला एलिमेंट है इसका टोटल सम्स भी नहीं हो पा रहा था, बिकॉज उसने वाटर में कुछ नहीं दिया, एक्सचेंज में कुछ नहीं दिया, उसके अकॉर्डिंग भी उसके वैल्यू नहीं पता कर पा रहे थे हम। तो इसने कहा क्लॉज सी में ऐसा बोला, क्लॉज सी कहता है कि आप क्या करिए, आप ना उस गुड्स की और या सर्विस की, या गुड्स या सर्विस दोनों की क्या ले लीजिए, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, गुड्स की और सर्विस की या दोनों की क्या ले लीजिए, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, उसी जैसा क्या, सेम गुड्स, जो कि करेक्टरिस्टिक सेम हो सकते हैं उसके, मुझे कहती हूँ फंक्शन सेम हो सकते हैं, टोटली रिजेंबल्स हो सकता है उसके अकॉर्डिंग, मैं कहती हूँ क्वांटिटी सेम हो सकती है, कलर डिफरेंस हो सकता है, मे भी चलेगा, ओके, लेकिन उसी जैसा होना चाहिए, उसके फंक्शन वगैरह सेम होना चाहिए, वो ठीक है। कहाँ तक रिजेंबल्स होना चाहिए, क्वालिटी सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, उसी जैसा होना चाहिए, हम उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इस गुड्स की वैल्यू पता कर सकते हैं, ओके। उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या पता कर सकते हैं, उस गुड्स की वैल्यू पता कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि मार्केट में वैसा भी कोई गुड्स है ही नहीं, फर्स्ट टाइम आई ऐसे टीवी की जो ना केवल दीवार में केवल चिपक जाती है, ऐसे टीवी क्या हुई, फर्स्ट टाइम आई, तो इसकी वैल्यू मार्केट में नहीं है, ना ही वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी भी मार्केट में नहीं है। क्लॉज ए भी फेल हो गया, क्लॉज बी भी फेल हो गया और क्लॉज सी भी फेल हो गया, तीनों फेल हो गए। अब क्या करेंगे, हम इसकी जो वैल्यू निकालेंगे एज पर रूल 30 और रूल 31। क्या कहता है क्लॉज डी, आप जाइए, क्लॉज डी कहता है रूल 30 पर और रूल 31 पर जाइए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यू निकलवाइए, लेकिन ध्यान रखेंगे सबसे पहले हम रूल 30 एप्लीकेबल करेंगे, उसके बाद रूल 31 एप्लीकेबल करेंगे, लेकिन इनका सीरीज जो होना चाहिए रूल 30 और रूल 31 का सेम होना चाहिए, पहले 30 देन 31। लेकिन सर्विस का जब भी केस आएगा, यहाँ पर सर्विस का केस जब आता है तो रूल 31 में ये स्पेसिफिकली लिखा है ये बात कि आप जब भी सर्विस का केस आएगा तो आप एक काम करिए, रूल 30 को इग्नोर भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली 31 पर आ सकते हैं, ओके। रूल 30 क्या कहता है, आप एक काम करिए, कॉस्ट, उस गुड्स की आपको कॉस्ट तो पता है ना, कॉस्ट, रूल 30 कहता है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, क्या ले लीजिए, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिसमें आपने परचेज किया था, जो आपको खर्चा लगा परचेज करने में, वो ले लीजिए, उसका
क्या करिए 110% कर दीजिए। कितना कर दीजिए 110%। ये कहता है रूल 30। रूल 30 कहता है कि आप उसका क्या कर दीजिए कॉस्ट का 110% कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं रूल 31 क्या कहता है हमसे। रूल 31 कहता है कि आपको जो मेथड रीजनेबल लगे, क्या लगे, जो मेथड आपको रीजनेबल लगे अपने प्रोविजंस, रीजनेबल मेथड, रीजनेबल मेथड के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि उसमें क्या होना चाहिए, जो प्रिंसिपल्स हैं और जो सेक्शन 15 है वो वॉलिड नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सेक्शन 15 के अकॉर्ड से, और क्या रूल्स प्रिंसिपल्स जो दे रखे हैं उसके क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ओके, चलिए रूल हमारा रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 हमसे कहता है कि हमारी जब सेकंड वाली कंडीशन ब्रेक होती है, सेक्शन 15 की सेकंड कंडीशन ब्रेक होती है। कौन सी कंडीशन, सेकंड कंडीशन, जब हमारे रूल सेक्शन 15 की सीजीएसटी एक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं हम, उसमें सेकंड नंबर की कंडीशन हमारी क्या थी, ये थी कि बायर और सेलर क्या नहीं होने चाहिए, रिलेटेड नहीं होने चाहिए। ओके, जब ये वाली कंडीशन हमारी जब ब्रेक होती है तो हम आ जाते हैं रूल नंबर 28 पर। कौन से रूल पर, रूल नंबर 28 पर, जो हमसे कहता है कि जब भी आपकी सेकंड कंडीशन ब्रेक होगी, कौन सी कंडीशन, सेकंड वाली कंडीशन ब्रेक होगी, कौन सी, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन। जाहिर सी बात है, जब जब हम अपने गुड्स को ट्रांसफर करेंगे, किसको, अपने रिलेटेड पर्सन को ट्रांसफर करेंगे। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं हम यहाँ पे, गुड्स को रिलेटेड पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं और डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं अपने गुड्स को, तो वहाँ पर प्राइस का इन्फ्लुएंस होगा। लेट्स से मेरी सिस्टर को मैं गुड्स उस रेट में नहीं दूंगी जो मैं अपने कस्टमर को देती हूँ, रेगुलर कस्टमर को, उसमें थोड़ा सा प्राइस का क्या होता है, इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो वहाँ पर रूल्स एप्लीकेबल हो जाता है। रूल नंबर 28 के अकॉर्डिंग हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। रूल नंबर 28 का क्लॉज ए सेम रूल 27 के अकॉर्डिंग बोलता है कि आप क्या करिए, उस गुड्स की क्या ले लीजिए, ओपन मार्केट वैल्यू ले लीजिए। लेट्स से मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या ट्रांसफर किया है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या ट्रांसफर किया, कहते हैं मोबाइल फोन ट्रांसफर किया। क्या ट्रांसफर किया है, मोबाइल फोन ट्रांसफर किया है। लेकिन मिस्टर बी जो थे, मिस्टर ए की कौन है, ब्रदर है, ब्रदर है। वैसे ही यूजली मार्केट में जब ये मोबाइल बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, मिस्टर ए अपने रेगुलर कस्टमर को सेल आउट करते हैं, तो इसकी रेट जो थी 60,000 है। कस्टमर को कितने में दिया, 60,000 में दिया। लेकिन इनके जब ब्रदर आए, मिस्टर बी, कौन आया, मिस्टर बी आए, इनको भी मोबाइल फोन सेम दिया, लेकिन इनको जो दिया वो 50,000 में दिया। तो रूल 28 का क्लॉज ए क्या कहता है, रूल, आप क्या करिए, इसकी ओपन मार्केट वैल्यू ले लीजिए, इसकी क्या ले लीजिए, ओपन मार्केट वैल्यू ले लीजिए। इसकी ओपन मार्केट वैल्यू जो थी वो 60,000 थी, वो क्या मानी जाएगी, इसकी वैल्यू मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, इसकी वैल्यू मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्लॉज कहता है कि ओपन मार्केट वैल्यू इस मार्केट में नहीं थी इस मोबाइल फोन की। जैसे 60 फर्स्ट टाइम मोबाइल आया मार्केट में, उन्होंने सबसे पहले अपने ब्रदर को दिया। किसको दिया, अपने ब्रदर को। कितने में दिया, 50,000 में दिया। इसमें क्या था, वो सेकंड वाला क्लॉज हट गया। जब जब हम अपने रिलेटिव को या डिस्टिंक्ट पर्सन को गुड्स ट्रांसफर करते हैं, तो वो कभी भी वाटर एक्सचेंज में हमें कुछ भी नहीं देगा। वो क्या चाहेगा हमसे कि ऐसे ही रेट कम हो जाएगी, तो क्या करेंगे हम उसको वाटर में या एक्सचेंज में कुछ देकर। तो यहाँ पर वैसे ही प्राइस इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्योंकि हम अपने रिलेटेड को दे रहे हैं। तो ये कहता है आप क्या करिए, यहाँ सेकंड वाला क्लॉज जो था रूल 27 में, जो था कि मॉनेटरी कंसिडरेशन प्लस नॉन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन दोनों को ऐड करके जो निकल रहा, वो यहाँ पर डिलीटेड है, वो नहीं है। ओके, तो वो कहता है कि आप क्या करिए, सेम मोबाइल फोन की वैल्यू क्या करिए, निकाल लीजिए, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। क्लॉज भी कहता है आप क्या करिए, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी निकाल लीजिए। वो कहता है कि नहीं, हमारे पास ये भी नहीं है। जब क्लॉज ए नहीं लगेगा, क्लॉज बी भी नहीं लगेगा, तो वो कहाँ पहुँचते हैं, हम कहाँ रेफर किया जाता है, हमें रूल 30 पर रेफर किया जाता है। रूल 30 क्या कहता है, वही सेम 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लीजिए, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लीजिए, वो इसका आप अपनी क्या मान लीजिए, वैल्यू मान लीजिए। ठीक है, और रूल 31 क्या कहता है, वो कहता है कि आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो मेथड आप अप्लाई कर लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जो रूल सेक्शन 15 से वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सेक्शन 15 से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
ओके, अब इसमें एक प्रोवाइजो डाला, इस वाले रूल में एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया था। इसमें ये बोला था कि इसमें ना जब वैल्यू ए से भी, बी से या सी से हम निकाल रहे हैं, एक ऑप्शन और दे दिया सप्लायर को। ये ऑप्शन दिया था कि सप्लायर क्या करे कि उसके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ए बी सी के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू निकाल लीजिए, लेकिन सप्लायर के पास यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है। वो कहता है कि जब जब आपका रेसिपिएंट रिलेटेड होगा, जब जब आपका रेसिपिएंट रिलेटेड होगा, तो आप अपनी वैल्यू क्या करिए, ये करिए कि जब वो रेसिपिएंट, कौन सा रेसिपिएंट, रिलेटेड वाला रेसिपिएंट गुड्स को ट्रांसफर करेगा, फर्दर सप्लाई करेगा उस गुड्स की, किसको, लेकिन ध्यान रखिए कस्टमर क्या होना चाहिए, अनरिलेटेड होना चाहिए। वो जिस प्राइस पर ट्रांसफर करेगा, जिस प्राइस पर ट्रांसफर करेगा, उसका 90% हम क्या मानेंगे, वैल्यू मानेंगे। ओके, इसमें सबसे अच्छी याद रखने वाली बात ये है कि या तो वैल्यू इन तीनों के अकॉर्डिंग निकालिए, ए बी या सी के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर जो सप्लायर ने अपने रेसिपिएंट को अगर फर्दर सप्लाई की है गुड, रेसिपिएंट ने क्या किया, फर्दर सप्लाई कर दी, लेकिन जिस प्राइस पर उसने फर्दर सप्लाई की गुड्स की, उसका 90%, प्राइस का 90%, याद रखेंगे प्राइस का क्या लेंगे, 90% लेंगे। और कस्टमर क्या होना चाहिए, अनरिलेटेड होना चाहिए, जिस प्राइस पे की वो मानी जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये ऑप्शन किसके पास था, सप्लायर के पास है, किसके पास है, सप्लायर के पास ये ऑप्शन आ जाता है। ओके, सप्लायर के पास क्या आ जाता है, ये ऑप्शन आ जाता है कि आप जिस प्राइस पर अनरिलेटेड कस्टमर को ट्रांसफर करेंगे वो मान जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। और ये प्रोवाइजो और ये और दिया है इसमें कि रिसिपिएंट जो फर्दर सप्लाई कर रहा था, रिसिपिएंट ने फर्दर सप्लाई की थी कस्टमर को, जो कौन सा कस्टमर था, अनरिलेटेड कस्टमर, क्या था, अनरिलेटेड कस्टमर को जो ट्रांसफर किया था, तो जाहिर सी बात है उसने एक इनवॉइस बनाया होगा, इनवॉइस बनाया था, लेट्स से ये 60,000 का इनवॉइस बना था, इसी को लेकर चलते हैं। 60,000 का क्या बना था, जिस प्राइस पर रिसिपिएंट आईटीसी क्लेम करेगा, क्या क्लेम करेगा, आईटीसी क्लेम करेगा, फुल वैल्यू, वो क्या मानी जाएगी, वैल्यू मानी जाएगी। दो प्रोवाइजर इसमें ऐड किए गए थे, पहला ऑप्शन सप्लायर को दिया गया था, दूसरा जिस प्राइस पर रेसिपिएंट ने आईटीसी क्लेम किया था वो माना जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो इनवॉइस में जो वैल्यू दी गई थी वो मानी जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, अब हमने क्या कंप्लीट कर लिया, रूल 27 कंप्लीट कर लिया, रूल 28 कंप्लीट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट रूल 29, ओके, जो मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 29। यहाँ रूल नंबर 29 में एजेंट की एंट्री हो जाती है। अब डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, रिलेटेड पर्सन नहीं है, अब कौन भाई साहब आ गए हैं, एजेंट भाई साहब आ गए हैं। अब हमने प्रिंसिपल ने क्या किया, अपना गुड्स किसको ट्रांसफर किया है, एजेंट को ट्रांसफर किया है। जब जब गुड्स एजेंट को ट्रांसफर होगा तो ये स्पेसिफिक रूल है, तो रूल नंबर 29 हम एप्लीकेबल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे हम इस रूल में, ये रूल हमेशा और हमेशा गुड्स पे एप्लीकेबल होता है, सर्विस पे कभी एप्लीकेबल नहीं होता है। ये गुड्स पर एप्लीकेबल होगा ये रूल, सर्विस पे कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एजेंट में सेम वैसे ही फिर से चलेंगे हम। क्लॉज ए में सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस रूल में आपको बताया वही ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी सेम क्या होता है, प्रिंसिपल के पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि जिस रेट पर एजेंट क्या कर रहा है, अपना गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, मतलब फर्दर सप्लाई कर रहा है, किसको, कस्टमर को। कस्टमर कैसा होना चाहिए, हमने क्या पढ़ा था लास्ट में कि अनरिलेटेड कस्टमर को ट्रांसफर कर रहा है, जिस प्राइस पर कर रहा है उसका क्या ले लेंगे, 90% ले लेंगे, वो हमारा माना जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ एजेंट नहीं ट्रांसफर कर रहा है, फर्दर सप्लाई नहीं कर रहा, वो अपने पर्सनल ले रहा है या कुछ भी ले रहा है, फर्दर ट्रांसफर नहीं। ये रूल ऑप्शन या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे, या ये दो ऑप्शन अवेलेबल हैं किसके पास, एजेंट के पास। लेकिन हमारा ये वाला क्लॉज भी नहीं एप्लीकेबल हो पा रहा है, क्लॉज बी भी एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, तो हम फिर से वही काम करेंगे जो हम अब तक करते आ रहे थे। रूल नंबर 30 एप्लीकेबल करेंगे, रूल नंबर 30 एप्लीकेबल करेंगे। ओके, या रूल नंबर 31 एप्लीकेबल करेंगे। रूल नंबर 31 सेम 110% ऑफ कॉस्ट तो प्रिंसिपल को अपनी पता है ना कि किस रेट पे उसने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया है, उसका 110% ले लेंगे एज पर रूल 30। और रूल नंबर 31 वही सेम क्या होगा, सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग कोई भी रीजनेबल मेथड यूज करेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, वो मेथड सिंक्रोनाइज होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए उसका सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ खत्म होता है हमारा रूल नंबर 29। जब एजेंट भाई साहब की एंट्री होती है,
यहाँ पर सर्विस पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। वही सेम जो लगा था 28 में, ये हो गया रूल नंबर 29। और रूल 30 हमने इन्हीं रूलों के साथ कंप्लीट कर लिया था, 110% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और रूल नंबर 31 भी हमने यहीं कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो आज हमने आज कौन कौन से रूल कंप्लीट कर लिए? रूल नंबर 27, 28, 29, 30, 31। आज हमने 5 रूल अपने देख लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रूल नंबर 32। प्लीज़ अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इन रूल्स को लेके तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम रूल नंबर 30 देखेंगे, इसके सारे पार्ट देखेंगे रूल नंबर 32 के। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।